कुम्हारी। जो समझते हैं कि धुरंधर मूवी पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, बिल्कुल गलत समझते हैं। जिनको लगता है कि ये मूवी दिखाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, उन्हें गलत लगता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं साबित करने जा रहा हूं, ये मूवी धुरंधर पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के खिलाफ है। बस आपने वीडियो के आखिर तक मूवी का ये डायलॉग जरूर याद रखना है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। यकीनन आपने ये मूवी देख रखी होगी, लेकिन आज इसको मेरी नजर से देखिए तो आपको इस मूवी का डायरेक्टर आदित्य धार एक पाकिस्तानी स्पाई लगने लगेगा, जिसने इंडिया में बैठकर एक ऐसी मूवी बना डाली जिसने हिंदुस्तान को, जी हां, हिंदुस्तान को एक्सपोज कर दिया। अगर इंडिया में भी ये मेरी वीडियो देखी जा रही है तो भाई आप मुझे हिंदुस्तानी मत समझना, मैं पाकिस्तानी हूं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले आपने अपने मीडिया या फिल्मों के जरिए हमें कुछ ऐसा देखा है। ना मैंने तावीज पहना है, ना काजल लगाया है, लेकिन हाँ, धुरंधर को एक्सपोज करने का बेड़ा पाकिस्तान की तरफ से मैंने ही उठाया है। तो आज धुरंधर दोबारा देखते हैं अपने स्टाइल में। मैं आपको रियल स्टोरी सुनाता जाऊंगा, आप खुद ही असल और नकल में फर्क समझते जाएंगे। शुरू करते हैं। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? एक शख्स चर्च में आकर फादर को जबरदस्ती उनके मजहब से इनकार करने का कह रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 27 जुलाई 2025 लंदन से गिलास्को जाने वाली फ्लाइट में एक शख्स अचानक खड़ा होता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। मुसलमानों का इंडिया में रहना मुश्किल हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने की ये हरकत अब तूल पकड़ चुकी है। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या? जो एक यूनियन मिनिस्टर है, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो भाड़ में जाएं। ये हिंदुस्तान की वो मूवी है जिसने इंडिया की इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और सियासत को नंगा करके रख दिया है। यूं समझ लें कि डायरेक्टर आदित्य ने आसमान की तरफ मुंह करके थूका जो उस पर ही आकर गिरा। मूवी शुरू होती है जब एक आदमी पुरसुकून अंदाज में एक ऐसे जहाज को देख रहा होता है जो 8 दिन से हाईजैक है, मगर इस शख्स के माथे पर शिकन तक नहीं। सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है? हिंदुस्तान हमेशा से वो दिखाता है जो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाता नहीं। हाँ ना, अपनी फिल्मों में रॉ के एजेंट्स को ऐसा जबरदस्त स्पाई दिखाते हैं जैसे वो दुनिया फतह कर लेंगे, और हकीकत में फिल्म का पहला सीन ही इंडियन रॉ एजेंट्स और उनकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी, क्योंकि ये जहाज एक रॉ के एजेंट की वजह से ही हाईजैकर से छुड़ाया नहीं जा सका था। असल बात बता रहा हूं आपको, और मजे की बात, रॉ के एजेंट्स को पता तक ना लग सका कि क्या होने वाला है। इस हाईजैक होने से पहले रॉ के एजेंट्स को पता तक ना लग सका कि क्या होने वाला है। हालांकि इंडियन जेल में मौजूद मौलाना मसूद अजहर ने कई दिन पहले पुलिस वालों को खबरदार कर दिया था कि उन्हें छुड़ाने के लिए कोई आने वाला है, मगर फिर भी इंडियन ना समझ सके। खैर, हुआ यूं था कि 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे ये तैयारा यानी IC-814 खटमंडू से दिल्ली के लिए उड़ा था, जिसमें 5 हाईजैकर भी सवार हो गए। लेकिन एक छठा शख्स ऐसा भी था जिसकी वजह से ये हाईजैकिंग कामयाब रही, या यूं कह ले कि नाकाम ना बनाई जा सकी। बताता हूं वो कौन था। अभी हुआ ये कि इंडिया को गोल्डन चांस मिला कि वो अपने मुसाफिरों को बचा लें, क्योंकि अगवा शुदा जहाज फ्यूल ना होने की वजह से दोबारा इंडिया की ही सरजमीन पर उतर गया था। जी हां, अमृतसर। मगर ये बेवकूफ लोग जो फिल्मों में दिखाते हैं कि उन्होंने लियारी आकर रहमान डकैत को मारा, अपने ही अमृतसर में अपने मुसाफिरों को बचा नहीं सके थे और जहाज दोबारा उड़ गया। जानते हैं क्यों? रॉ की वजह से। जी हाँ, दरअसल जहाज में रॉ के एजेंट शशि भूषण सिंह कुमार भी सवार थे, और ये डर था कि कहीं हाईजैकर रॉ के एजेंट को मार ना दें। और फिर ये लोग मूवी में दिखाते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह ने अपनी इस नाअहली की जिम्मेदारी भी ISI पर डाल दी। ISI ने इंटरनेशनल मीडिया में खबर दे दी है
कि हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो गई है। अब जरा सोचिए, क्या इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर कंधार में खड़े झक मार रहे थे कि उन्हें पता नहीं चल सका कि भारत नाकाम हो रहा है। आईएसआई ने कॉल करके बताया कि भारत नाकाम हो गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भाई, इस नाकामी का शोर आपके अपने मीडिया पर भी मच रहा था। याद दिलाता हूं आपको, देखिए ये मूवी नहीं है बल्कि रियल फुटेज है, जब फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह पर मुग़वियों के अहले खाना गुस्सा कर रहे थे कि आप नाकाम हो गए हैं। Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. खैर, मजे की बात तो ये है कि जहाज अगवा भी भारत की ही गलती की वजह से हुआ था, और वो ये थी कि इस वाक़ये के ठीक 10 साल पहले यानी 8 दिसंबर 1989 को भारत के एक यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा कर लिया जाता है और बदले में भारतीय हुकूमत हामिश शेख समेत कई अफराद को रिहा करके घुटने टेक देती है। दुनिया में वाज़े पैगाम गया था उस दिन कि ये डरपोक लोग हैं। अब IC-814 के हाईजैकर्स ने भी हिंदुस्तानी हुकूमत के इसी डर का फायदा उठाया था। मजे की बात, इस हाईजैकिंग का प्लान बना बांग्लादेश में, एग्जीक्यूट हुआ कंधार में, भारत रोक ना सका अपने ही अमृतसर में, लेकिन नाकामी हुई ISI की वजह से। वाह शैम्पी वाह। ये तो कुछ भी नहीं, इस फिल्म के रिसर्चर्स तो इतने कमजोर थे कि उन्होंने गूगल करने की भी जहमत ना की। करते तो इस शख्स को जिसे अजीत दोवल दिखाया गया है, इसे डायरेक्टर IB ना लिखते, क्योंकि ये वाकया हुआ था दिसंबर 1999 में और अजीत दोवल डायरेक्टर IB बने हैं 2004 में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये धोती मैंने नहीं, आपके डायरेक्टर आदित्य धार ने ही खोली है। इसका तो बस नहीं चल रहा था, लियारी में आपके जासूस की इज्जत तक लुटवाना चाहता था। शुक्र मनाइए कराची पुलिस का, जो कभी टाइम पर नहीं पहुंचती, मगर आपके डायरेक्टर ने उस दिन टाइम पर पहुंचा दी। लेकिन भाई, यहाँ पुलिस कोरोला में नहीं, मोबाइल में आती है। खैर, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स छोड़ें, आपको इस धुरिंदर के ब्लंडर दिखाते हैं। या यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तानियों की किस्मत ही खराब है, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। Ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. जैसे कि कुलभूषण भेजा, पकड़ा गया। अभिनंदन आसमान में उड़ता हुआ आया, जमीन पर पिटता हुआ गया। फिर भारतीय तैयारे जंग करने ऐसे आए जैसे लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। बेचारे 8 जहाज गवा बैठे। Pakistan took them down like it was Call of Duty, absolutely unbelievable. So I called France. I said, is there something wrong with the jets? And they told me, and I'm quoting here, Mr. President, it's not the jets, it's the pilots. इसी तरह इस मूवी में भी धुरिंदर यानी जासूस को हाईलाइट करना मकसद था, लेकिन वो बेचारा लाइमलाइट में भी ना आ सका और हाईलाइट रहमान डकैत हो गया, वो भी इस अरबी सॉन्ग की वजह से। बड़े अजीब लोग हैं भाई। पहले तो लियारी तक महदूद रहमान डकैत का नेक्सस बलोचिस्तान तक दिखा दिया, फिर बलोचिस्तान में भी अरबी गाना चलवा दिया और फिर उस पर भी अक्षय से वो डांस करवा दिया जो वो बरसों से करते आए हैं। यूं समझ लें कि स्टेप्स म्यूजिक पर नहीं बने, बल्कि म्यूजिक स्टेप्स पर डिसाइड किया गया है कि एक ही तरह से नाचने वाले शख्स पर ये म्यूजिक फिट बैठ सकता है, भाई इसी से करवाओ। खैर, मूवी में इतनी कॉमेडी हुई है, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी कर लूं। आगे बढ़ते हैं। अब मूवी में एंट्री होती है सबसे मजाहिया किरदार की। अब इस किरदार में जिनको दिखाया गया है उनको भी शिकवा है कि भाई वो तो मुझसे मिल ही नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। चले मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। नबील गबोल सिर्फ वहां पर एक MNA थे। मूवी में जिस तरह नबील गबोल का लियारी पर कंट्रोल दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। उन्हें कई दफा ये भी चैलेंज किया गया था कि वहां पर अकेले जाकर दिखाएं। जब इन्होंने चैलेंज किया कि नबील गबोल लियारी में आएगा तो हम इसको जिंदा जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था जो मूवी में दिखाया गया है। मैंने कहा ना, थोड़ी सी रिसर्च की होती ना तो मालूम होता कि लियारी में गैंग्स तैयार करने वाला कोई और था, वो जिसने वहां की गैंग्स को अपना बच्चा कहा। अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं।
वो जिसने खुलेआम असलहा लाइसेंस बांटे और कहा बंदूकें चलाने के लिए दी गई हैं। जी हां, जुल्फिकार मिर्जा। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको, किस लिए दिए हैं? थिंक क्राइम पर हमने ये स्टोरी बनाई है जिसमें लियारी की सारी कहानी सुनाई है, देख लीजिएगा। असल में लियारी में तो 2 गैंग्स की लड़ाई थी, एक रहमान डकैत का गैंग और दूसरा अरशद पप्पू का। दोनों को सियासी मुखालिफिन की सरपरस्ती भी हासिल थी, मगर ये जंग लियारी के बाउंड्री वॉल के अंदर महदूद थी, जिसे ये फिल्म डायरेक्टर जबरदस्ती अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान तक ले गया और फिर दिखाया गया कि लियारी से बैठकर मुंबई हमले लाइव देखे जा रहे हैं और एक मेजर साहब हिदायत भी दे रहे हैं, वो भी टीवी पर लाइव। 5वीं मंजिल से इंडियन कमांडोज अंदर है, 10-12 ग्रेनेड फेंको साथ। अगर आपके मुताबिक मुंबई हमलों के लिए पाकिस्तान से जो लोग भेजे गए थे तो उनको लाइव देखने के लिए कोई डिवाइस ही दे देते। नहीं, क्योंकि अगर टीवी पर यह हमला लाइव ना दिखाया जाता तो फिर इस मिशन का क्या होता, वो तो नाकाम हो जाता। फिर आपके डमी मेजर साहब हिदायत कैसे देते? इनकी अकल इतनी नाकिस हो चुकी है कि इन्हें यह तक नहीं पता कि टीवी पर लाइव थोड़ा डिले चलता है। मतलब जिस शख्स को वो मारने के लिए बार बार हिदायत दे रहे हैं सो कॉल्ड मेजर साहब, भाई वो तो 30 सेकंड पहले वहां से गुजर भी चुका होगा। वैसे अजीब बात है, इस 30 की वैल्यू आपको 8 तैयारे गिराने के बाद अब भी समझ नहीं आ रही। जो नहीं समझे उन्हें बता देता हूं। मई में होने वाली इस जंग में 30 किलोमीटर रेंज में खड़े होकर भारतीय तैयारे समझ रहे थे कि वो पाकिस्तानी रेंज से बाहर खड़े हैं और PL-15 सीधे राफेल के सीने में जाकर घुसे। राफेल के साथ रॉ तो उसी दिन फेल हो गई थी। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. And खैर, सारा माजरा आप इस डॉक्यूमेंट्री में समझ सकते हैं, लेकिन अभी भारत के इस पिलंडर को छोड़िए, धुरिंदर पर ही फोकस करते हैं, जिस पर इंडियन डायरेक्टर आदित्य ने ठीक से फोकस नहीं किया। वरना उसे पता होता कि जिस कैरेक्टर के डायलॉग में उसने ये जुमला डाल दिया कि उसे सियासत में दिलचस्पी नहीं थी। तुम यार रहमान भाई के साथ रहे, वैसे भी ये सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है। दरअसल हकीकत में उसे ही सियासत में दिलचस्पी थी भाई। रहमान डकैत को तो किसी सियासी एक्टिविटी में कभी देखा ही नहीं गया असल में, सिवाय एक के, जब कारसाज पर बेनजीर के जलसे में उसने बीबी को रेस्क्यू किया था। ना रहमान बलोच ने कभी किसी जलसे से खिताब किया, ना मीडिया टॉक, और हाँ, ना ही वो 55 साल की उम्र तक पहुंच सका था। उसकी तो डेथ ही 34 साल की उम्र में हो गई थी। हाँ, उज़ैर बलोच की सियासी एक्टिविटीज सबके सामने है, मीडिया पर भी नजर आई, बड़े बड़े सियासतदानों के साथ भी तस्वीर देखी गई, इलेक्शन भी लड़ा और हारा भी, सियासी बयानात भी दिए और इंटरव्यूज भी। उज़ैर बलोच ने आज तक खुद कितने कत्ल किए? मैंने एक चूंटी भी नहीं मारा है। ये कत्ल करने वाले वो लोग हैं या गरीबों के लिए आवाज उठाए। अगर ये कत्ल है तो इसमें मैं अगर फिर उस कत्ल में शरीकदार हूँ। कोई किरदार नहीं है, उनका दीन मजहब पैसा है। वो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए इक़्तिदार में, इन सीटों में। उनको किसी लियारी वालों का फिक्र नहीं है, कोई सिंध का अवाम का फिक्र नहीं है। और कमकली का आलम देखिए इन भारतीय फिल्म साजों का, जिन्होंने इतने बड़े रियल कैरेक्टर को यानी उज़ैर जान बलोच को मूवी में अपने टुच्चे जासूस से कम दिखा दिया। और मजे की बात, फिर भी रणवीर सिंह लाइमलाइट में नहीं आ सका। वो तो भला हो इन टिकटॉकर्स का जिन्होंने उसकी एंट्री की इतनी बेइज्जती की कि ये कैरेक्टर थोड़ा नजर आने लगा। खैर, उज़ैर बलोच का जो कैरेक्टर बनाया गया है उसकी ना हाइट मैच करती है, ना ही बातें और ना हरकतें, बल्कि लैंग्वेज से तो कोई भी कैरेक्टर लियारी का लग ही नहीं रहा। थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो उन्हें पता होता कि पाकिस्तान में पे को फे नहीं बोलते, खैर को खैर नहीं बोलते। चलो रिसर्च नहीं करते, अभी अभी डिबेट हारने वाले जावेद अख्तर की ये पुरानी वीडियो ही देख लेते। और इसके बावजूद नहीं है, ये बावजूद है। जावेद साहब, ये कबाब खाइए। अरे भाई, कबाब नहीं है, ये कबाब है। फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। अरे भाई, फिर नहीं है, फिर है। मगर जैसे तैसे उल्टी सीधी फिल्म बनाने का भारत को असल में फायदा क्या हुआ, ये भी अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जरा एंट्री कराते हैं
ये तो चाइना का चौधरी असलम है, रियल वाला देखिए। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। दरअसल चौधरी असलम उन पुलिस वालों में शामिल थे जिन्होंने 90s में MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया था। बाद में वो तमाम चुन चुनकर खत्म कर दिए गए सिवाय 2 के, एक रावणवार और दूसरे थे चौधरी असलम, जिनकी जब दोबारा पोस्टिंग हुई तो उन्होंने लियारी के गैंगस्टर्स और इंडिया की सपोर्ट से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले तालिबान को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। मगर मूवी में वो दिखाया गया जो कभी था ही नहीं। तो फिल्म है ना, हकीकत तो नहीं है ना, हकीकत तो हमारे पास है, यूट्यूब पे है। इन्होंने कहा, इन्होंने तो मसाला डालना है ना अपनी फिल्म को चमकाने के लिए। उन्होंने एक लियारी के एक गैंगस्टर के ऊपर उन्होंने पूरा उसको डॉन बना दिया वर्ल्ड का। इतना जोगा नहीं है, इतना दलेर भी नहीं है। लाहौर में पहली बार अरेस्ट हुआ, सिर्फ मुझे पता था, चौधरी साहब ने सुबह 7 बजे का बंदा गिरफ्तार कर लिया। बात आउट नहीं होनी चाहिए, फोन बंद करो, मीडिया को नहीं बताओ, मीडिया पे 2 चैनलों को खबर लगी। पूरी मूवी में लियारी के अंदर पुलिस और गैंगस्टर्स के दरमियान जंग दिखाई नहीं गई, हालांकि होता यही था। ये तो YouTube पर भी सर्च करते तो न्यूज़ फुटेजेस और उनको बाकी चैनल्स की फुटेजेस मिल ही जाती, मगर इंडियन डायरेक्टर अपने अलग ही मिशन पर थे, जिसके लिए उन्होंने सहारा लिया 2 लोगों का। एक जबरदस्ती मेजर इकबाल नाम का कैरेक्टर बनाया जो लियारी गैंग से मीटिंग वगैरह कर रहा है, असले की डील फाइनल कर रहा है और मुंबई अटैक करवा रहा है लियारी में बैठकर। भाई इंडिया वालों, ये हेडली की झूठी गवाही को भूल जाओ, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था, मान लो, और नहीं भी मानो तो डेविड हेडली को इंडिया कभी अमेरिका से अपने मुल्क नहीं ला सका, क्योंकि डेविड हेडली ने डील की थी, वो एतराफ़े जुर्म कर लेगा लेकिन उसके बदले उसे इंडिया के हवाले नहीं किया जाए। डेविड हेडली को 5 अक्टूबर 2009 को शिकागो अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और 2013 में उसे बॉम्बे हमलों के इल्जाम में 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। खैर, फिर ये विदाउट स्लीव्स जासूस हमजा अली नहीं, अब्बासी नहीं, मजारी थोड़ा सा पढ़ लेते तो ये भी पता होता कि पाकिस्तान में मजारी बलोचों का किरदार आईनी और पार्लिमानी रहा है। ये बलोचों की वो कास्ट है जिन्हें सरदार माना जाता है, यानी ये चीफ बेस्ड कबीला है जो सियासी वजन रखता है, आईनी रास्ता दिखाता है। ज्यादातर मजारी फैमिली जुनूबी पंजाब के राजनपुर में आबाद है, बलूचिस्तान में बहुत कम है और लियारी में तो है ही नहीं भाई। कुल मिलाकर ये कि इस भारतीय फिल्म के डायरेक्टर को ना लियारी की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाजा था, ना वहां गुजरे कैरेक्टर का और ना ही सियासत का। और इतना सब करने के बाद डायरेक्टर ने डिस्क्लेमर में क्या लिखवाया कि ये फिल्म तो फिक्शन है, कैरेक्टर असली है, लोकेशन रियल दिखाई। डिस्क्लेमर में लिखते हैं कि कैरेक्टर या लोकेशन का असलियत से मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो सकता है। चलिए हमें क्या, आपने तो दुनिया के सामने अपने ही मुल्क हिंदुस्तान को रुस्वा कर दिया है, बताता हूं कैसे। मैंने कहा था ना कि ये मूवी पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत के अगेंस्ट है। ये वो मूवी है जिसमें दिखाया गया कि भारत का तैयारा अगवा हुआ, भारत के दुश्मन रिलीज हो गए और हिंदुस्तान कुछ ना कर सका। जानते हैं क्यों? हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। दूसरी नाकामी सुनिए। इंटेलिजेंस वार्निंग्स के बावजूद 2001 में नई दिल्ली में पार्लियामेंट पर हमला हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच, प्रोटोकॉल फेल, एक और इंडियन नाकामी। तीसरी बदनामी, मुंबई हमले। इस नाकामी पर जासूस चीख चीख कर अजीत डोवल से पूछता है कि खबर होने के बावजूद ये हमला क्यों ना रोका गया। हमने खबर पहुंचाई थी, वक्त से पहले पहुंचाई थी, फिर कैसे हो गया? ये सवाल तो सभी भारत से कर रहे थे, मगर इसका जवाब क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इंडिया को ये लगता है कि वहां दहशतगर्द रहमान बलोच लियारी से करवा रहा था सब कुछ। तो फिर रहमान बलोच की मौत के बाद 2016 में भारत की इतनी बड़ी नाकामी कैसे हुई जब उड़ी हमला हुआ? एक और पैरामीटर ब्रीच। अभी भारतीय एजेंसियां इसी का पता लगा रही थीं कि 3 साल बाद एक और अलर्ट जारी किया जाता है, वार्निंग्स दी जाती हैं कि अलर्ट रहें, मगर फिर भी पुलवामा हमला कामयाब हो जाता है और भारतीय इंटेलिजेंस एक बार फिर नाकाम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान की वो मूवी है जिसने इंडिया की इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और सियासत को नंगा करके रख दिया है। यूं समझ लें कि डायरेक्टर आदित्य ने आसमान की तरफ मुंह करके थूका जो उस पर ही आकर गिरा। अब यहां समझिएगा कि भारतीय अवाम के साथ गेम हो क्या रहा है। जब 1999 में तैयारा हाईजैक हुआ तो भारत में ही बीजेपी की नई हुकूमत बनी थी जिसने इस वाकये को सिंपैथी दिखाना था, मगर नाकामी गले आ गई। फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक में 9/11 की वजह से सियासत चमकाने का मौका मिल गया और फिर जब 2008 में मुंबई हमले हुए
तो इलेक्शन सर पर थे। 2016 के उड़ी हमले के बाद बीजेपी ने अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का बयानिया बनाया। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो लोकसभा के इलेक्शन सर पर थे। यहां भी मोदी जी को सियासी फायदा पहुंचा और वो दोबारा पीएम बन गए। यानी भारत में हर हमले के बाद किसी न किसी तरह सियासी फायदा जरूर उठाया गया। कभी इख्तिदार मिला और कभी सिंपैथी। मैंने पहले भी अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि इंडियन अवाम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अक्लमंद है, काबिल है, लेकिन उनके सियासतदान, फौज और रॉ इंटेलिजेंस उन्हें बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सोचते हैं कि वो जो भी दिखाएंगे, बताएंगे, इंडियन अवाम मान लेंगे। ये मूवी भी उसी का सिलसिला है, मगर ये उल्टी पड़ गई। मोदी जी के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों एक ही था, आदित्य, जिसने इस फिल्म से करोड़ों रुपए कमा लिए। एक्ट्रेस भी बोरी भर भर कर नोट घर ले गए। नुकसान हुआ तो सिर्फ इंडिया का, उसकी इमेज का। पाकिस्तान को बदनाम करने की उजलत में मोदी ने अपनी नाकामियां और बेईमानियां खुद दुनिया को दिखा दी। खैर, अभी मूवी की कहानी खत्म हुई है, लेकिन असल भारत की कहानी सुनाना बाकी है। अब आप सबने गौर करना है और समझना है कि किस तरह भारत में हिंदुत्व तहरीक जोर पकड़ गई है और मुसलमानों का इंडिया में रहना मुश्किल हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। बल्कि सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि तमाम अकलियतों का। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? एक शख्स चर्च में आकर फादर को जबरदस्ती उनके मजहब से इनकार करने का कह रहा है, सवाल उठा रहा है, क्रिश्चियन मजहब की तौहीन कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। ये आरएसएस और मोदी के वो गुंडे हैं जो पूरे भारत को सिर्फ हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। ये हरकतें सिर्फ सड़क छाप गुंडे नहीं कर रहे, बल्कि चीफ मिनिस्टर तक इसी काम में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने की ये हरकत अब तूल पकड़ चुकी है। नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया था, उस नुसरत परवीन ने अब बिहार ही छोड़ दिया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाकया पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी के साथ हो जाए? वजीर तो दूर की बात, कोई आम शहरी भी किसी माइनॉरिटी को इस तरह बेइज्जत ना करे जिस तरह बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इस डॉक्टर का नकाब खींचा है। ऊपर से बकवास सुनिए उसके सपोर्टर्स की, जो कहते हैं कि मिनिस्टर साहब कहीं और भी हाथ लगा सकते थे, शुक्र कीजिए कि नकाब खींचा है। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे? ये वाकया और फिर उसके बाद मिनिस्टर के सपोर्ट में इस तरह की बातें साफ जाहिर करती हैं कि भारत में मुसलमान औरत हो या मर्द महफूज नहीं है। जो एक यूनियन मिनिस्टर है, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो भाड़ में जाएं। जब इख्तिदार में बैठे लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनके जाहिल सपोर्टर्स और कारकुनान से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? कभी भरी बस में रेप का वाकया सुनने को मिलता है तो कभी अस्पताल में नर्स पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि उसके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं। खैर, अगली वीडियो देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 27 जुलाई 2025 लंदन से गिलास्को जाने वाली फ्लाइट में एक शख्स अचानक खड़ा होता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है और साथ ही बॉम्ब थ्रेट भी देता है। सब डर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये उनका आखिरी वक्त है। लेकिन ठहरिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला ये शख्स मुसलमान नहीं था, ना ही पाकिस्तानी था। जब पकड़ा गया तो पता चला इसका नाम है अभय नायक, एक हिंदू, इंडियन ओरिजिन। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, अभी जवाब मिल जाएगा। अगला वाकया सुनिए। जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश, 17 साल का एक लड़का होता हिंदू है लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलमान के नाम से आईडी बनाता है और महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी देता है। अब पूरे इंडिया में इस्लामिक टेरर थ्रेट की खबरें फैल जाती हैं, लेकिन चंद दिन बाद सच सामने आता है। धमकी देने वाला शख्स मुसलमान नहीं था, वो भी हिंदू था। उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो वो पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि वो मुस्लिम नहीं, हिंदू है। और सुनिए, पिछले साल की बात है जब शोर मचा कि एक मुसलमान ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी है। तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये शख्स भी मुसलमान नहीं था,
फिर एक और वाकया रिपोर्ट हुआ कि मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है और जिस ईमेल से थ्रेट दी गई हैं वो आईडी थी शादाब खान। मगर जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये भी मुसलमान नहीं बल्कि 21 साला हिंदू तालिब इल्म राजीव खंड है। ये तो चंद वाकयात मैंने आपको बताए हैं। अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान में आए रोज इसी तरह मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। बाकायदा साजिश के तहत उन्हें दहशतगर्द दिखाया जा रहा है। दुनिया भर में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान दहशतगर्द होता है, धमकी देता है, मार डालता है। हालांकि हिंदुस्तान में हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। आरएसएस और मोदी के हिंदुत्व तहरीक चलाने वाले गलियों बाजारों में मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, गाय काटने पर मुसलमान को काट डालते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों की जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। यही वजह है कि मोदी जी धुरंधर जैसी फिल्मों पर तवज्जो देकर अपने अवाम को पाकिस्तान में उलझाना चाहते हैं। मगर एक दिन जरूर आएगा जब भारत का मुसलमान भी आजादी पाएगा, इंशाअल्लाह। बाय द वे, द टी इज फैंटास्टिक।